अगर वो एमडी है या मैनेजर है या उसकी इंपोर्ट ये हो रहा है कि ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो ही कैन बी मेड एक्यूज विदाउट मेकिंग अबरमेंट इन द कंप्लेंट। लेकिन जहां पर सभी डायरेक्टर्स को मुलजिम बना दिया है और उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बहुत टाइम में स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता, उनको आप मुलजिम सिर्फ बीइंग ए डायरेक्टर मुलजिम नहीं बना सकते। इसलिए बना दिया आपने मुलजिम क्योंकि वो डायरेक्टर थे। नो, इट इज़ इलीगल। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय देखना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में कंपनी के क्या दिया गया है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर के जिम्मे ये काम था और उसने ये काम नहीं किया इसलिए वो मुलजिम है। सवाल ये है कि आप सिर्फ कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपने आरओसी से लिस्ट निकलवा दी, ये डायरेक्टर सबको मुलजिम बना दिया। इट इज़ बेसिकली रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। मैंने कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया है जो लॉ से प्रोहिबिटेड करता है मुझको और वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है तो मैं लाइबल होऊंगा, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता ऐसा। आपको इंडिविजुअल एक्ट बताना पड़ेगा। आईपीसी में कहीं भी विकेरियस लायबिलिटी नहीं है। नहीं, करेक्ट। जिन एक्ट्स में है विकेरियस लायबिलिटी, जैसे आपका कस्टम एक्ट है, गोल्ड एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, एनआई एक्ट है, फूड एक्ट है, ऐसे तमाम एक्ट्स हैं जिनमें विकेरियस लायबिलिटी स्पेसिफिक सेक्शन उसका दिया गया है। कंपनी कोई अपराध कर रही है तो कंपनी अपराध स्वयं जाके तो नहीं करेगी, कंपनी अपराध करेगी अपने जो पर्सन कंपनी के कामों को कंट्रोल कर रहे हैं या डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं उनके थ्रू करेगी, है ना। तो वहां पर वो लोग जिम्मेदार होंगे। जिस केसों में आप कंप्लेंट में ये अबरमेंट करते हैं कि साहब ये कंपनी से इतने रुपए की देनदारी थी या ये कंपनी ने ये टैक्स चोरी की और इसकी टोटल बैलेंस शीट और अकाउंट्स देखना इस आदमी का काम था और दिस आदमी मैन वाज वर्किंग अंडर द एमडी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एमडी, और ये आ जाए कि इसने ये काम किया और जानबूझ करके तथ्यों को छुपा कर टैक्स की चोरी की, देन ही विल आल्सो बी लायबल फॉर दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। मेरा कहना यह है कि डिफेंस लॉयर को कंप्लेंट को बहुत ध्यान से पढ़कर ये देखना चाहिए कि क्या अपराध, वो कौन सा एक्ट था जो अपराध की श्रेणी में आता है। जब तक कोई डिफेंस का लॉयर इसको नहीं पहचानेगा, मतलब चाहे एफआईआर हो चाहे कंप्लेन हो, उसको बेहतर पढ़ के यू हैव टू सी इट विद कॉमा फुल स्टॉप एवरी एफआईआर एवरी कंप्लेंट कि वो कहाँ, वो श्रेणी कौन सी है, वो एक्ट कौन सा है जो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। और जब तक ये ना देख ले आगे ना बढ़े। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण जजमेंट आया है जिस पर आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। यह जजमेंट अपने आप में अनोखा है, जहां कंपनी या उनके डायरेक्टर्स को किसी भी इशू के लिए प्रोसिक्यूट किया जाता है, यानी कि उन पर मुकदमा चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद बढ़िया जजमेंट देते हुए साफ तौर पर कहा कि अगर किसी भी कंपनी के किसी नीचे के लेवल पे एम्प्लॉय ने कोई गलती कर दी है तो हर बात के लिए डायरेक्टर्स या जो सीएमडी, एमडी या जीएम हैं उनको नहीं आरोपी बनाया जा सकता है। उसके लिए बाकायदा कसौटी है कानून की, उसका पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है बेसिकली हरियाणा का, जहां टाटा रियल्टी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और टाटा हाउसिंग के जो एमडी और उसके जनरल मैनेजर थे उन पर 256 पेड़ों की कटाई का आरोप लगाया गया था। फॉरेस्ट एक्ट में मुकदमा उन पर दर्ज हुआ, क्रिमिनल केस। इसके खिलाफ वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट गए थे। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने इस एफआईआर की क्वैश की मांग करी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने क्वैशिंग से मना कर दिया था। बाद में यही दोनों जो प्रमुख व्यक्ति थे, मैनेजरियल पोस्ट पर थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अपना बेहद बढ़िया जजमेंट देते हुए एफआईआर तो उन दोनों के खिलाफ रद्द करी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जो मैं आपको कोट एंड कोट पढ़ देता हूं, कि इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस that there is no vicarious liability unless the statute specifically provides so. Thus, an individual who has perpetrated the commission of an offense on behalf of a company can be made an accused if the statute provides for such liability and if there is a sufficient evidence of his active role coupled with criminal intent। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी डायरेक्टर को प्रोसिक्यूट करने के लिए उसका एक्टिव रोल होना चाहिए और ये क्रिमिनल इंटेंट के साथ।
इस पूरे मसले पर हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं। हमारे साथ एडवोकेट योगेश भसीन साहब जुड़ गए हैं। हेलो। एडवोकेट योगेश भसीन साहब को पिछले 4 दशक का क्रिमिनल लॉ में बेहद बड़ा अनुभव है। तमाम हाई प्रोफाइल केसेस वो लगातार करते रहे हैं। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि कब किस मामलों में कंपनी को आरोपी बनाया जा सकता है और अगर डायरेक्टर्स को आरोपी बनाया जाता है तो उसकी कसौटी क्या होगी। भसीन सर, ये जो इंपॉर्टेंट जजमेंट आया 7 जनवरी 2025 का जजमेंट था और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि उसका क्रिमिनल इंटेंट भी होना चाहिए, एक्टिव रोल भी होना चाहिए। यही नहीं कि केवल आप एमडी हैं, यही नहीं कि केवल आप सीईओ हैं, इसलिए आपको आरोपी बना दिया जाएगा। सर, पहली टिप्पणी इस जजमेंट पे। ये जजमेंट जो है ये फॉरेस्ट एक्ट के केस के ऊपर आया है, जहां पेड़ों की कटाई अवैध तरीके से की गई थी और उस पर उन्होंने जजमेंट दिया कि साहब वो जिम्मेदार नहीं होंगे क्योंकि स्टैट्यूट प्रोवाइड नहीं करता स्पेसिफिक विकीरियस लायबिलिटी का प्रोविजन। जी, इस केस में ऐसा था। मैं आपको ये बात यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस फॉरेस्ट एक्ट को निकालिए और देखिए कहाँ वहाँ पर ये प्रोविजन जो कंपनीज एक्ट में या यहाँ फूड एक्ट में, जीएसटी में और एनआई एक्ट में 142 में जो प्रोविजन है, मैं उसको ज़रा सा आपको पढ़ दूं एक बार। प्लीज सर। सेक्शन 141 जहाँ पर लिखा है ऑफेंसेस बाय द कंपनीज, वहाँ उन्होंने लिखा है इफ ए पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज ए कंपनी एवरी पर्सन। यहाँ उन्होंने एक्ट भी बनाया और वहाँ पर ऑफेंसेस बाय द कंपनीज का एक प्रोविजन डाल दिया। क्या फॉरेस्ट एक्ट में, आप फॉरेस्ट एक्ट निकाल लीजिए और देखिए क्या फॉरेस्ट एक्ट में ये प्रोविजन है, क्योंकि वो कह रहे हैं स्टैट्यूट प्रोवाइड जहां पर नहीं करता वहां पर ये लॉ लागू होगा, जहां प्रोवाइड करता है वहां पर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सवाल इस बात का है कि वर्तमान केस में जिसको सुप्रीम कोर्ट के केस को आप रेफर कर रहे हैं, वहां पर फॉरेस्ट एक्ट में आपको ये देखना हो क्या स्टैट्यूट प्रोवाइड करता है। उनका ओपनिंग सेंटेंस ही है, जहां पर स्टैट्यूट प्रोवाइड नहीं करता ऑफेंसेस बाय द कंपनीज या उनके डायरेक्टर की लायबिलिटी, विकीरियस लायबिलिटी को एस्टैब्लिश नहीं करता, वहां पर ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होगा। करेक्ट। वह इंडिविजुअल एक्ट के ऊपर उसको दोषी माना जाएगा या इंडिविजुअल इंटेंशन पर दोषी माना जाएगा या उसने क्या किया। फॉर बिकॉज व्हाट इज द ऑफेंस? एनी एक्ट और ओमिशन which amounts to an offense prohibited by law, prohibited by law which is amounts to an offense, man can be punished for that. मैंने कोई ऐसा एक्ट या ओमिशन किया है जो लॉ से प्रोहिबिटेड करता है मुझको और वो ऑफेंस की श्रेणी में आता है तो मैं लाइबल होऊंगा, लेकिन हर केस में नहीं हो सकता ऐसा। आपको इंडिविजुअल एक्ट बताना पड़ेगा। आईपीसी में कहीं भी विकीरियस लायबिलिटी नहीं है। करेक्ट। जिन एक्ट्स में है विकीरियस लायबिलिटी, जैसे आपका कस्टम एक्ट है, गोल्ड एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट है, एनआई एक्ट है, फूड एक्ट है, ऐसे तमाम एक्ट्स हैं जिनमें विकीरियस लायबिलिटी स्पेसिफिक सेक्शन उसका दिया गया है। यानी कि साफ तौर पर भसीन सर जो कहना चाहते हैं, मैं और आम शब्दों में आपको बता देना चाहता हूं। सर, साफ तौर पर ये कहना चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट की भी मंशा है, उन्होंने कहा कि अगर स्टैट्यूट यानी कि कानून में जो पास कानून है उसके अंतर्गत अगर वो नहीं ऑफेंस बन रहा है, आपने रजिस्टर किया फॉरेस्ट एक्ट में, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट में अगर उन्हें प्रोसिक्यूट करने के लिए, उन्हें अपराधी बनाने के लिए अगर स्टैच्यू यानी कानून में वो प्रावधान नहीं है तो उसके अंतर्गत नहीं बनाया जाएगा। और यही सिद्धांत उन्होंने बताया। विकेरियस लायबिलिटी को लेके आप हमारे थोड़े से दर्शकों को आम भाषा में, एक तो विकेरियस लायबिलिटी एक बार आप समझें। विकेरियस लायबिलिटी की किसी ने अपराध किया और उसकी जिम्मेदारी उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर, व्यक्ति से मेरा मतलब यहां पर जुरिस्टिक पर्सन से भी है, कंपनी से भी है। कंपनी कोई अपराध कर रही है तो कंपनी अपराध स्वयं जाके तो नहीं करेगी, कंपनी अपराध करेगी अपने जो पर्सन कंपनी के कामों को कंट्रोल कर रहे हैं या डे टू डे अफेयर्स को देख रहे हैं उनके थ्रू करेगी, है ना। तो वहां पर वो लोग जिम्मेदार होंगे। जैसे एनआई एक्ट में स्पेसिफिकली दिया है, इफ द ऑफेंस इज कमिटेड बाय द कंपनी, व्यापार दो कंपनियों के बीच में हो रहा है, दो चेक कंपनियों के बीच में ट्रांसफर किए जा रहे हैं एक दूसरे को दिए जा रहे हैं लायबिलिटी के तहत, और वो चेक का एक सिग्नेटरी है, तो उन्होंने ये कहा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में ये कहा कि जहां पर वो आदमी कंपनी ने देनदारी थी और कंपनी के डायरेक्टर उसका काम देख रहे थे, वो सिग्नेटरी थे, वो मुलजिम होंगे। ये साबित करे, ये
प्रोसिक्यूशन को लिखना पड़ेगा कि उनके इस कार्य से जो ये कार्य था उनका वो कंपनी के लिए था और उन्होंने किया था इसलिए वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर ऐसा एनवायरमेंट कंपनी उसमें प्लेंट में नहीं है, कंप्लेंट में नहीं है, तो आप डायरेक्टर को या किसी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को या किसी और डायरेक्टर को मुलजिम नहीं बना सकते। एक केस में 22 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मैं अभी आपके सामने रेफर करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, लोग उसको भूल जाते हैं। यह है सुनीता पलीता वर्सेस मैसर्स पंचमनी स्टोन क्वेरी, 1 अगस्त 2022 का जजमेंट है। वहां पर उन्होंने बड़ा साफ स्पष्ट तौर पर यह कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, कहां पर जरूरी नहीं है ये लिखना, इफ द एक्यूज्ड इज मैनेजिंग डायरेक्टर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर, इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक एवरमेंट इन द कंप्लेंट दैट ही इज इन चार्ज ऑफ एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपनी। अगर वो एमडी है या मैनेजर है या उसकी इंपोर्ट ये हो रहा है कि ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, तो ही कैन बी मेड एक्यूज विदाउट मेकिंग अवरमेंट इन द कंप्लेंट। लेकिन जहां पर सभी डायरेक्टर्स को मुलजिम बना दिया है और उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं, बहुत टाइम में स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं जिनका कोई रोल नहीं होता, उनको आप मुलजिम सिर्फ बीइंग ए डायरेक्टर मुलजिम नहीं बना सकते। इसलिए बना दिया आपने मुलजिम क्योंकि वो डायरेक्टर थे। नो, इट इज इलीगल। यू कैन नॉट मेक हिम एक्यूज only because he is having some position in the company, he cannot be made accused or he cannot be made liable for the act of the companies. ये है vicarious liability। कंपनी के उन एक्ट्स के लिए, किए गए कार्यों के लिए वो जिम्मेदार नहीं होंगे जिनका किसी भी ढंग से उसमें कोई रोल नहीं था। कंपनी का कोई काम वो नहीं देख रहे थे, फाइनेंस वो नहीं देख रहे थे, सिर्फ डायरेक्टर थे, तो इसलिए मुलजिम नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, कंपनी बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें प्रश्न निकल के आता है जो बहुत आम लोगों के बीच एक बात बहुत क्लियर नहीं हो, और इंक्लूडिंग जो हमारे जांच अधिकारी हैं उनको भी नहीं, कंपनी और डायरेक्टर्स ये दोनों अलग अलग कैसे हैं या उनके साथ हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को एक्सप्लेन करते हैं। कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती है, उसमें उनके आर्टिकल, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है, उस आर्टिकल के हिसाब से कितने मुलजिम, किसी कंपनी में 2 डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर, 1 एमडी होता है, और उनकी ड्यूटीज दी गई होती हैं कि ये डायरेक्टर ये काम करेगा, ये डायरेक्टर ये काम करेगा। तो पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करते समय देखना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल में कंपनी के क्या दिया गया है कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टर के जिम्मे ये काम था और उसने ये काम नहीं किया इसलिए वो मुलजिम है। सवाल ये है कि आप सिर्फ कंपनी में डायरेक्टर हैं और आपने आरओसी से लिस्ट निकलवा दी, ये डायरेक्टर सबको मुलजिम बना दिया, इट इज बेसिकली रॉन्ग, इट्स अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ। लॉ ये नहीं कहता हम अपने ही एक्ट के लिए जो विधि विरुद्ध है के लिए जिम्मेदार होंगे, दूसरे के एक्ट के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। करेक्ट। कंपनी इज व्हाट इज दैट? कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी बनाई गई है, उसमें डायरेक्टर्स हैं। प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, उसमें डायरेक्टर्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल होता है और ये तमाम चीजें दी होती है, नियम कि कौन आदमी क्या काम देखेगा। तो कंपनी चलाई जाती है डायरेक्टर्स के द्वारा एज पर नॉर्म्स एंड एज पर रूल्स ऑफ द कंपनी। ठीक है ना? Correct. तो हर कंपनी में हर डायरेक्टर को मुलजिम बनाना ये बेसिकली अगेंस्ट द इंटेंशन ऑफ द लॉ है। अगर बाय द वे होता है तो निश्चित रूप से आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, आप पुलिस को वो एप्लीकेशन देते हैं, प्रोटेस्ट एप्लीकेशन देते हैं, साहब मुझे गलत मुलजिम बनाया गया, आप इन्वेस्टिगेट करिए कि मेरा क्या रोल है। 2 चीजें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस आदेश में कही, जो मैं संजय दत्त वाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा वाला आदेश है, उसमें 2 बातें आई कि एक तो एक्टिव रोल और दूसरा उनका क्रिमिनल इंटेंट। मतलब एक तो थोड़ा सा डायरेक्टर्स का एक्टिव रोल, थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को आप समझा दें कि ये कहना क्या चाहते हैं। वो एक्टिव रोल, एक कंपनी का डायरेक्टर या एमडी उस कंपनी की संपूर्ण जिम्मेदारियां उसी का बनाई, उसी के निर्देश पे चल रही हैं। ये एक्टिव रोल का यहां क्या डिफाइन किया है और इस डेफिनेशन का क्या मतलब? संजय दत्त वाले को मैं पहले ही क्लियर कर दूं, ओपनिंग सेंटेंस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी, ये केस था पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट। स्पेसिफिक ओपनिंग सेंटेंस में क्या, देयर इज नो ऑटोमेटिक विकेरियस लायबिलिटी फॉर डायरेक्टर्स, ऑफिसर, बियर्स ऑफ द कंपनी, mere authorization of an act at the behest of the company or exercise of supervisory role over certain actions or activities of the company is not enough to render the director vicariously liable.
वहाँ स्टैट्यूट में, एक्ट में दिया ही नहीं गया था कि ये प्रोविजन है कि अगर कोई एक्ट करेगा तो ये जिम्मेदार हो जाएगा, ऐसा नहीं दिया गया था प्रोविजन। इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया और उनको राइटली उनकी एफआईआर क्वैश कर दी। लेकिन सवाल ये है कि जिस केसों में आप कंप्लेंट में ये वर्णन करते हैं कि साहब ये कंपनी से इतने रुपए की देनदारी थी, या ये कंपनी ने ये टैक्स चोरी की और इसकी टोटल बैलेंस शीट और अकाउंट्स देखना इस आदमी का काम था, और दिस आदमी मैन वाज वर्किंग अंडर द एमडी ऑन द डायरेक्शन ऑफ द एमडी, और ये आ जाए कि इसने ये काम किया और जानबूझ करके तथ्यों को छुपा कर टैक्स की चोरी की, देन ही विल आल्सो बी लायबल फॉर दैट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। करेक्ट। तो उसका इंडिविजुअल एक्ट आपको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि उसने ये काम किया, इसकी वजह से इतनी टैक्स चोरी हुई और इसकी वजह से ये अपराध हुआ। एक्ट या ओमिशन, वो भी क्रिमिनल इंटेंट। एक्ट या ओमिशन की ये करना चाहिए था, ये नहीं किया, और ये एक्ट था जिसकी वजह से ये नुकसान हो गया एक्सचेकर को। तो वो दोनों बातें हैं, दोनों बातें एक्ट और ओमिशन के लिए, जो विच अमाउंट्स टू एन ऑफेंस, वो अगर उसके द्वारा किए गए हैं, ओमिशन मतलब छोड़ दिया गया कोई काम, या किया गया काम जो अपराध की श्रेणी में आता है, वो लायबल होगा वो पर्सन अपने उस काम के लिए। ठीक है सर। इवन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, इवन इफ ही इज द वर्कर ऑफ द कंपनी, बट यू हैव टू मेक द अवेयरमेंट टू दैट एस्पेक्ट, इन दैट रेस्पेक्ट इन द कंप्लेंट इटसेल्फ। सब कुछ होने के बावजूद भी अगर बाई द वे इन सब जजमेंट्स के और तमाम जो सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन किए प्रिंसिपल, फिर भी किसी डायरेक्टर को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, तब एक डिफेंस लॉयर की तरह से या एक बचाव पक्ष की तरफ से आपका क्या, आप उन वकीलों या उस डायरेक्टर्स को क्या अपना अनुभव शेयर करना चाहेंगे सर? एक्चुअली सब एक्ट्स में प्रोविजन अलग अलग है, किसी में सबरी ट्रायल है, किसी में समन्स ट्रायल है, किसी में वारंट ट्रायल है। तो वारंट ट्रायल में तो आप इमीडिएटली 200 डिस्चार्ज एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक। जहां पर समनिंग ट्रायल है वहां पर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि साहब हमारे खिलाफ मुकदमा समनिंग गलत हो गई, हालांकि रिव्यू का पावर नहीं है केम मैथ्यूज के बाद, अब रिव्यू के कोर्ट को पावर नहीं है समनिंग ऑर्डर की, तो यू हैव टू फाइल ए रिवीजन अगेंस्ट दैट और यू मे गो टू द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट फॉर द रेमेडी। करेक्ट। जो जो आपको ठीक लगे वकील को वो करना चाहिए। इसके अलावा आपके पास रेमेडी क्वेश्चन की हो सकती है 482 की, जो हाईकोर्ट आप जाके कर सकते हैं। ये मैंने बताया आपको। तो मेरा कहना यह है कि डिफेंस लॉयर को कंप्लेंट को बहुत ध्यान से पढ़कर ये देखना चाहिए कि क्या अपराध, वो कौन सा एक्ट था जो अपराध की श्रेणी में आता है। जब तक कोई डिफेंस का लॉयर इसको नहीं पहचानेगा, मतलब चाहे एफआईआर हो चाहे कंप्लेन हो, उसको बेहतर पढ़ के, यू हैव टू सीट विद कॉमा फुल स्टॉप एवरी एफआईआर, एवरी कंप्लेंट, कि वो कहाँ, वो श्रेणी कौन सी है, वो एक्ट कौन सा है जो अपराध की श्रेणी में आ रहा है। और जब तक ये ना देख ले आगे ना बढ़े। तो एफआईआर पढ़ना विद कॉमा फुल स्टॉप और उसको आईपीसी की या संबंधित एक्ट के लॉ की लाइट में पढ़ना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और 482 में किस तरह का आपका अनुभव है? अगर 482 में कोचिंग में जाते हैं तो इस तरह के मामलों में क्या रिजल्ट? इस पे मेरा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि सेम फैक्ट्स पर हाई कोर्ट किसी में खारिज करती है, किसी में मंजूर करती है, अपना अपना अप्रिशिएशन है। जो जैसा समझता है वो ऑर्डर पास करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि सुप्रीम कोर्ट तक राहत मिल जाती है। अगर लॉ आपके फेवर में है तो सुप्रीम कोर्ट तक राहत मिल जाती है। हाई कोर्ट की मैं गारंटी और बात नहीं करता कि वहां पर लॉ का इंटरप्रिटेशन आदमी अपनी समझ से करता है, जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में है। लॉ को मानने वाला और लेटर एंड स्पिरिट में एप्लीकेबल करने वाले जजेस अब बहुत कम है, क्योंकि उनके पास एक और बड़ा भारी जिम्मेदारी है कि जो हम ईमानदार दिखें। ईमानदारी का जो एक मुलम्मा सब पूरा जबरदस्ती चढ़ा दिया गया है प्रेशर की वजह से, वो अगर हट जाए तो शायद निर्णय बहुत अच्छे आना शुरू हो जाए। एक भय का पूरा वातावरण व्याप्त है जजों के बीच में कि मैं ऐसा कर दूं तो लोग ये ना सोचें कि मैंने गलत कर दिया, मैं ऐसा कर दूं तो लोग ये ना सोचें मैंने बेईमानी से कर दिया, और तमाम एलिगेशन लोग लगाना शुरू कर देते हैं। फैसला तो एक ही तरफ होगा, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। हमारा कहना है कि निर्भीक होकर, जब तक हमारी जुडिशरी निर्भीक होकर के फैसले नहीं करेगी, जो सही हो वो सही नहीं कहेगी, तब तक ये परेशानियां डिफेंस लॉयर्स के लिए, प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स के लिए बनी रहेंगी। उसमें कोई उसका रुकावट। करेक्ट। यानी कि साफ तौर पर अगर ये देखें तो भसीन साहब ने जो बात कही, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट उसको नोट किया होगा
कि एक तो कानून क्या कह रहा है, स्टैट्यूट क्या कह रहा है, और जो लगातार ये जजमेंट आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, आपके फेवर के जजमेंट हैं और इनको आपको पढ़ना है, अपने वकील साहब को कहना है कि साहब ये देखिए ये जजमेंट आया है, हमारी लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर आप कोई डायरेक्टर हैं या किसी कंपनी को चला रहे हैं और बेवजह के प्रोसिक्यूशन आपके अगेंस्ट में हो गया, कोई एफआईआर हो गई है, कंप्लेंट फाइल हो गई है, तो जैसा कि वसीम सर ने बताया उसको प्रोसीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे और उसको खत्म कराएंगे, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी कितनी लिमिटेड हो वो उन्होंने डिफाइन कर आज दिया के है। टाइम में मैं एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि वकीलों से ज्यादा वकीलों की जिम्मेदारी तो नैतिक और मौलिक जिम्मेदारी है ही है उनकी, उनका होनी चाहिए, लेकिन क्लाइंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आज के परिवेश में अगर वो अपनी चीज को ध्यान से नहीं देखता, अपने केस को ध्यान से नहीं पढ़ता, तो फिर वो भटकता रहेगा, उसको निर्णय कई सालों तक नहीं मिलेगा। करेक्ट। मेरा कहना है कि सही अप्रोच ये है कि आप अपने केस को खुद पढ़ें, समझें, वकील को बताएं और वकील ऐसा चुने जो आपको भटकाने के बजाय और लॉन्ग लाइफ आपको अपना पेशेंट बनाने के बजाय आपको तुरंत न्याय दिलवा के आपको मुक्त करे कचहरी से। करेक्ट सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, Thank you आपने very निश्चित much. रूप से सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पे बेहतर प्रकाश डाला। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।